पुनः आज हम लोग गतांक से आगे के जो टॉपिक हैं उस टॉपिक पर हम लोग कुछ बात करने जा रहे हैं। तो प्रीवियस वीडियो में आपको यह बताए गए थे कि किस तरह से पुर्तगालियों को भारत में अल्बुकर्क ने एस्टैब्लिश कर दिया और कैसे उन्होंने पुर्तगाली प्रभुसत्ता की स्थापना सभी विरोधियों को पराभूत कर हिंद महासागर के ऊपर कर लिया। अल्बुकर्क के मृत्यु के बाद यहाँ आप यह भी जान लीजिए कि अल्बुकर्क की मृत्यु भारत में ही हुई। उनको गोवा में दमी दोज कर दिए गए और इसके बाद नूनो द कुंडो नए पुर्तगीज गवर्नर बनकर भारत आए। नूनो द कुंडो के शासनकाल की सबसे जो महत्वपूर्ण घटना थी वह थी मोम्बासा सेंथोम्बे, जिसको मद्रास, ये है मद्रास के भीतर हुगली बंगाल में उन्होंने पुर्तगाली बस्तियों की स्थापना किया और पूर्वी समुद्र तटीय क्षेत्रों में पुर्तगाली वाणिज्य का उन्होंने विस्तार किया। और इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने पूर्वी समुद्र तटीय क्षेत्रों में पुर्तगाली वाणिज्य का विस्तार करते हुए उन्होंने द्वीप के ऊपर अधिकार कर लिया। नूनो द कुंडा के शासनकाल की एक और महत्वपूर्ण घटना थी कि उन्होंने कोचीन के स्थान पर गोवा को पुर्तगीजों की नई राजधानी बनाया, अर्थात अब गोवा पुर्तगालियों का मुख्यालय बन गया। अब देखिए कि इनके बाद फिर आपको जो आने वाले जो गवर्नर हैं उनमें आपको जाओ द कास्त्रो, इनके शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना है कि उनका बीजापुर के साथ संघर्ष हुआ और उन्होंने फिर बीजापुर के सुल्तानों को पराजित किया। और सबसे लास्ट में जिस महत्वपूर्ण पुर्तगाली गवर्नर का मैं यहाँ नाम लेना चाहूँगा वह है अल्फांसो डिसूजा। कि अल्फांसो डिसूजा इन्हीं के शासनकाल में इन्हीं के साथ प्रसिद्ध जो ईसाई धर्मगुरु थे संत जेवियर, उन्होंने भारत की यात्रा की। उनके द्वारा कई ईसाई मिशनरियों की भारत में स्थापना की गई और ईसाई धर्म के उनके द्वारा प्रचार और प्रसार किए गए। तो मोटे तौर पर आप देखेंगे कि 1571 ईस्वी तक एशिया के भीतर पुर्तगाली मुख्यतः अपने को स्थापित कर चुके थे। 1971 ईस्वी तक पुर्तगालियों के द्वारा हम देखते हैं कि पुर्तगाली की जितनी भी बस्तियां थीं या जहां तक उनके प्रभाव के प्रसार हुए, उन प्रसारों के आधार पर उन्होंने अपने एशियाई साम्राज्य को 3 स्वतंत्र कमानों में विभाजित कर दिया। उन्होंने सबसे पहले अफ्रीका के समुद्र तटीय बस्ती को नियंत्रित करने के लिए मोजाम्बिक में गवर्नर को नियुक्त किया। भारत और फारस की खाड़ी के ऊपर नियंत्रण करने के लिए उन्होंने गोवा को अपना केंद्र बनाया और जावा और मसाला द्वीप के ऊपर नियंत्रण स्थापित करने के लिए उन्होंने मलक्का में अपने गवर्नर की नियुक्ति की। तो निश्चित रूप से हम देखते हैं कि भारत के
महासागरों के ऊपर जहाँ पुर्तगाली वर्चस्व की स्थापना हो गई, वहीं संपूर्ण दक्षिण पूर्वी एशिया के भीतर उन्होंने अपने प्रभावों का विस्तार कर लिया और निश्चित रूप से उन्होंने समकालीन जो भारत का जो व्यापार था, उस भारत के व्यापार को नियंत्रित करने में उन्होंने सफलता को अर्जित कर लिया, सफलता को प्राप्त कर लिया। अब यहाँ दो तीन चीज़ और हम लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं, जिसमें सबसे पहले आप यह जानिए कि पुर्तगालियों ने न सिर्फ अपने व्यापार का विस्तार किया, बल्कि उनका जो एक और उद्देश्य था वह था भारत में ईसाई धर्म का प्रचार और प्रसार करना। और वे धर्म के मामले में थोड़े उनमें असहिष्णुता का भाव था, थोड़ी धार्मिक कट्टरता थी उनके भीतर। और ईसाई धर्म को प्रतिस्थापित करने के लिए जिस प्रकार आप यहाँ गौर कीजिए कि जिस प्रकार इस्लाम धर्म के अनुयायी तलवार के बदौलत इस्लाम को प्रतिस्थापित करना चाहते थे, उसी प्रकार ये पुर्तगाली भी शक्ति के द्वारा कहीं न कहीं ईसाई धर्म को भारत या अपने प्रभाव वाले क्षेत्र में स्थापित करना चाहते थे। आप देखेंगे कि पुर्तगालियों के द्वारा ईसाई धर्म के विकास और विस्तार के लिए कई गिरजाघर के निर्माण करवाए गए। गोवा में गिरजाघर बने या अन्य स्थानों पर भी गिरजाघर के निर्माण किए गए। और आप देखेंगे कि 1560 ईस्वी में पुर्तगालियों ने ईसाई धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए एक आपको धर्म न्यायाधिकरण की उन्होंने स्थापना कर ली। देखिए, इसके दो तरह के डेट्स मिलते हैं। कहीं कहीं हम 1540 ईस्वी देखते हैं और कहीं कहीं ये जो आपको जो इनका जो धर्म न्यायाधिकरण है उनके डेट्स कहीं कहीं 1560 ईस्वी भी मिलते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये जानिए कि इसका डेट्स जो भी है परहैप्स 1560 ईस्वी ही इसका उचित डेट्स होना चाहिए। लेकिन यहाँ आप डेट्स को बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं दीजिए, बल्कि इन संदर्भों को जानने और समझने का प्रयास कीजिए कि ये जो धर्म न्यायाधिकरण जो था, इसका मुख्य काम था कि जिन लोगों ने ईसाई धर्म को ग्रहण किया, अगर उन लोगों ने ईसाई धर्म का परित्याग कर दिया तो ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाती थी, या वे लोग जो ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार में अवरोध उत्पन्न करना चाहते थे, अवरोध उपस्थित करना चाहते थे, तो ऐसे लोगों को भी दंडित करने की परंपरा की शुरुआत की गई। ऐसे लोगों को भी दंडित किए गए। तो निश्चित रूप से ये जो इनका जो धर्म न्यायाधिकरण था, यह धर्म न्यायाधिकरण जो था बिल्कुल अमानवीय हरकतों के लिए प्रसिद्ध हो चुका था। ये कई प्रकार की ऐसी हरकतें या ऐसे ये कार्य क्या करते थे जो मानवता के खिलाफ जाते थे। तो मोटे तौर पर आप देखते हैं कि जो पुर्तगाली यहाँ एक व्यापारी के रूप में आए थे, वो धीरे धीरे अपने वर्चस्व की यहाँ स्थापना कर ले रहे हैं। उनके वर्चस्व की स्थापना होती हैं। अब दो चीज़ को और हम लोग समझें। एक यहाँ समझें कि आखिर भारत में जो पुर्तगालियों का आगमन हुआ, तो पुर्तगालियों के आगमन के कुछ सुखद परिणाम भी सामने आए। जैसे कि पुर्तगाली जब भारत आए तो भारत में उन्होंने अपने साथ ढेर सारे चीज़ को लाया, जिसे हम पुर्तगालियों के योगदान के अंतर्गत हम लोग अध्ययन करते हैं, या उनको हम लोग पुर्तगालियों का जो कंट्रीब्यूशन है अपने देश के लिए, उस रूप में उसको हम लोग स्वीकार करते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि प्रिंटिंग प्रेस, कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस का जो समुचित विकास हुआ या प्रिंटिंग प्रेस की जो स्थापना की गई, तो भारत में प्रिंटिंग प्रेस को स्थापित करने का जो श्रेय है वह
पुर्तगालियों को ही दिया जाता है। पुर्तगालियों ने परहैप्स 1556 ईस्वी में अपने पहले प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना उन्होंने गोवा में किया, कि गोवा में उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस लगाई। इसके बाद भारत में जहाज का निर्माण यानी कि जहाज रानी का जो विकास हुआ, तो भारत में जहाज रानी को विकसित करने में भी पुर्तगालियों की भूमिका जो थी वो अहम थी। और इसके साथ ही साथ हम देखते हैं कि आपको सती प्रथा के लिए एक प्रश्न आते हैं कि भारत में सर्वप्रथम सती प्रथा को समाप्त करने के लिए किन के द्वारा प्रयास किए गए। तो आपके जहन में फट से ये बात आ जाती है कि लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 ईस्वी में इसके खिलाफ कानून बनाया। लेकिन यहाँ एक बात को आप गौर कीजिए कि भारत में सती प्रथा को समाप्त करने के लिए सबसे पहला जो प्रयास किया गया, यह प्रयास पुर्तगालियों के द्वारा ही किया गया था। यद्यपि उन्हें इस कार्य में सफलता नहीं मिली, यह श्रेय निश्चित रूप से विलियम बेंटिक को प्राप्त हुए। लेकिन इनके लिए जो प्रथमतः प्रयास जो किया गया, यह प्रयास पुर्तगालियों के द्वारा ही किया गया। तो ये भी इनके कंट्रीब्यूशंस इसको आप मान सकते हैं। और इसके साथ ही साथ आप देखेंगे कि जब भारत में पुर्तगालियों का आगमन हुआ, तो पुर्तगालियों के आगमन के बाद आपको भारत के जो कृषि पैटर्न थे या भारत के कृषि के भीतर जो फसलें थीं, तो उस फसलों में उन्होंने विविधीकरण को लाया और पहली बार कई ऐसे खाद्यान्न फसल या कई ऐसे व्यावसायिक फसल के भारत में उत्पादन प्रारंभ हुए जिनकी कृषि पहले से भारत में नहीं की जाती थी। तो पुर्तगालियों के द्वारा जिन फसलों का पुर्तगालियों ने जिन फसलों को भारत में लाया, उनमें सबसे पहले आप देख सकते हैं कि मक्का, कि भारत में आज मक्के की जो खेती है, भारत में मक्का को लाने का श्रेय पुर्तगालियों को है। फिर काजू आप देखते हैं, काजू के बाद संतरा देखते हैं, पपीता देखते हैं, तंबाकू, आलू, लाल मिर्च और अनानास, ये जितने भी फसल हैं, इनके कृषि करने की शुरुआत पुर्तगालियों के द्वारा ही भारत में किए गए। और निश्चित रूप से भारत के जो फसल पैटर्न थे, फसल प्रतिरूप जो थे, कि कहीं न कहीं भारत के फसल प्रतिरूपों को भी पुर्तगालियों ने प्रभावित किया। अब हम लोग जहाँ पुर्तगालियों के योगदानों को इस रूप में देखते हैं, अब थोड़े बहुत हम लोग यह भी जानें कि आखिर पुर्तगालियों का भारत में पतन कैसे हुआ। तो देखिए कि पुर्तगाली के पतन के कारणों का जब आप अध्ययन करेंगे, तो आप पाएंगे कि पुर्तगालियों के पतन के लिए आप किसी एक कारण को उत्तरदायी नहीं मान सकते हैं। इनके पतन के लिए कोई एक कारण उत्तरदायी नहीं है। और आप इनके पतन के कुछ महत्वपूर्ण कारणों को देखें, तो इनके पतन का सबसे जो महत्वपूर्ण कारण था, वह था इनकी धार्मिक असहिष्णुता। फिर इसका दूसरा कारण आप मान सकते हैं कि अल्बुकर्क के जितने भी उत्तराधिकारी थे, तो खास करके नुनो दो कान्हो के बाद हम देखते हैं कि कोई भी बहुत दिलचस्प, बहुत बड़े माने कि कोई ऐसे उत्तराधिकारी उनके नहीं थे जो पुर्तगीज साम्राज्य को कायम रखता। यानी कि अल्बुकर्क के जो उत्तराधिकारी थे, वे थोड़े कमज़ोर निकले, थोड़े कमज़ोर साबित हुए। तो योग्य उत्तराधिकारियों का अभाव हो जाना भी इसके पतन का एक कारण बना। और सबसे बड़ी बात है कि जिस समय आपको पुर्तगाली हिंद महासागर के ऊपर अपने वाणिज्य का विस्तार कर रहे थे, उस समय आपको डच और अंग्रेज भी हिंद महासागर के भीतर अपने व्यापारिक जो उनकी जो गतिविधियां थीं, उन व्यापारिक गतिविधियों को उन्होंने प्रारंभ किया। और डच और अंग्रेज़ों की जो ये व्यापारिक माने की गतिविधियां थीं या इनकी जो शक्तियां थीं, इनके शक्तियों के सामने में या इनके शक्तियों का सामना आने वाले दिनों में पुर्तगाली नहीं कर सका। और इसके परिणाम स्वरूप भी उनका पतन हुआ। और इसके पतन का एक और कारण आप मान सकते हैं कि स्पेन ने, जब स्पेन का उत्कर्ष हुआ,
तो उन्होंने पुर्तगालों के प्रभुसत्ता को समाप्त कर दिया, उसकी संप्रभुता को उन्होंने नष्ट कर दिया। फिर पुर्तगीजों के पतन के एक बड़े कारण आप इसको भी मान सकते हैं कि विजयनगर साम्राज्य का जो पतन हो गया, तो विजयनगर साम्राज्य के पतन का भी प्रभाव इनके ऊपर देखा गया। और सबसे बड़ी बात थी कि ब्राज़ील की जो खोज हुई, तो ब्राज़ील के खोज के बाद हम देखते हैं कि पुर्तगालियों को जब हिंद महासागर में प्रतिद्वंद्विता करनी पड़ी, तो उन्होंने हिंद महासागर या उनकी स्थिति हिंद महासागर के भीतर कमज़ोर होने लगी, तो एक विकल्प के रूप में उन्होंने ब्राज़ील के तरफ अपना रुख कर लिया। और फिर भारत में जो उनका जो प्रभाव था, उनका जो साम्राज्य था, वो थोड़े दिन के बाद वो जो है महत्वहीन हो गया, और उसकी प्रकाश जो थी, उसकी प्रकाश सदा के लिए लुप्त हो गई। तो मोटे तौर पर पुर्तगीज़ों का जो भारत में आगमन हुआ, तो पुर्तगीज़ों के आगमन के संदर्भ में हम लोग इन्हीं महत्वपूर्ण बातों को समझने का प्रयास करते हैं। अब इसी के ऊपर आपको ढेर सारे प्रश्न बनते हैं, वस्तुनिष्ठ किस्म के प्रश्न बनते हैं, साधारण से साधारण प्रश्न बनते हैं, कुछ विश्लेषणात्मक प्रश्न बनते हैं, और कुछ अति विश्लेषणात्मक प्रश्न बनते हैं। तो यहाँ अब हम लोग पुर्तगाली के सेगमेंट से कुछ प्रश्न को भी हम लोग अब देख सकते हैं। तो कुछ यहाँ हम प्रश्न देख रहे हैं, निकाल रहे हैं, उस प्रश्न को आप देखिए। तो मान लेते हैं कि सबसे पहले तो साधारणतः ही जो है साधारण प्रश्न जो आपको बनते हैं, वो प्रश्न तो ढेर स्थानों पर मैं ढेर प्रकार के इन्फॉर्मेशन हैं आपके पास ढेर सारी पुस्तकें हैं, फिर और साधन हैं आपके पास। तो उससे जो साधारण जो प्रश्न, जो जनरल जो इन्फॉर्मेशन के प्रश्न होते हैं, वो सभी प्रश्न आप जानते हैं, आप उनकी पुनरावृत्ति कर लीजिए। और कुछ जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, कुछ जो विश्लेषणात्मक प्रश्न बनते हैं, उन प्रश्नों को हम यहाँ थोड़ा सा बता रहे हैं, आप इसको देखिए। देखिए, यहाँ हम एक प्रश्न ले रहे हैं कि प्रश्न है कि 15वीं सदी के अंत एवं 16वीं सदी में यूरोपियों के भारत में आगमन को किसने सुसाध्य बनाया। अब इसमें 1 नंबर का ऑप्शन है 15वीं शताब्दी की भौगोलिक खोज ने, बी में उनका ऑप्शन है कि उनकी नौसैनिक शक्ति ने, सी में है उनके गृह सरकारों के समर्थन ने, और डी में इसका आंसर दिया है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो अगर आप इसके आंसर को देखिएगा तो आपका इसका आंसर जो है, इसका आंसर आपको निकलेगा, इसका आंसर है डी, कि उपर्युक्त सभी इसका आंसर होगा। फिर से इस प्रश्न को हम पढ़ते हैं कि 15वीं सदी के अंत एवं 16वीं सदी में यूरोपी के भारत में आगमन को किसने सुसाध्य बनाया। ए ऑप्शन है 15वीं सदी की भौगोलिक खोज ने, बी ऑप्शन है उनकी सैनिक शक्तियों ने, सी है उनके गृह सरकारों के समर्थन ने, और डी है उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर जाता है उपर्युक्त सभी की तरफ, इसका आंसर जाता है। और फिर देखिए कि 2 नंबर का प्रश्न है कि पुर्तगालियों ने एशिया में अपनी नौसैनिक श्रेष्ठता स्थापित की और हिंद महासागर को पुर्तगाली सागर में किस प्रकार परिवर्तित किया गया। फिर से एक बार प्रश्न को आप देखिए कि पुर्तगालियों ने एशिया में अपनी नौसैनिक श्रेष्ठता स्थापित की और हिंद महासागर को पुर्तगाली सागर में किस प्रकार परिवर्तित कर दिया। ये ऑप्शन है उनका कि 1509 में मिस्र कालीकट के जमोरीन और गुजरात के सुल्तान के संयुक्त बेरे को पराजित करके, इसके बारे में हम बताए हैं आपको। आप इससे प्रीवियस जो क्लास है, प्रीवियस क्लास में थी, प्रीवियस जो आपके वीडियो हैं उस वीडियो में आप देखेंगे इसको। नंबर 2 है, बी में है कि फारस की खाड़ी के मुहाने पर हारमुज के बंदरगाह पर नियंत्रण स्थापित करके, तीसरा है बीजापुर से गोवा विजित करके, और चौथा इसका ऑप्शन है कि स्थानीय शासकों से कोचीन और कालीकट विजित करके। अब 3 नंबर का आंसर देखिएगा तो 3 नंबर का आंसर है ए। कहने का मतलब कि पुर्तगालियों ने भारतीय व्यापार और उद्योग को पुर्तगालियों ने एशिया में अपनी नौसैनिक श्रेष्ठता स्थापित की और हिंद महासागर को पुर्तगाली सागर में किस प्रकार परिवर्तित कर दिया। तो
इसका ऑप्शन हुआ कि बड़े महत्वपूर्ण है कि आपने देखा था कि 508 ईस्वी में चौल के युद्ध में इन शक्तियों ने पुर्तगीजों को पराजित किया था। और फिर आप देख रहे हैं कि अगले वर्ष यानी कि दीव के युद्ध में उन्होंने क्या किया कि ये संयुक्त जो ये शक्ति थी मिस्र कालीकट और जमोरीन, मिस्र कालीकट के जमोरीन और गुजरात की जो संयुक्त सेना थी, उनको जो इन्होंने पराजित किया। पुर्तगालियों की यही विजय वह विजय थी जो उसे हिंद महासागर में सागर स्वामी बना दिया, यानी कि सागर का सम्राट बना दिया। अब अगला प्रश्न देखिए कि अगला प्रश्न है कि पुर्तगालियों ने भारतीय व्यापार और उद्योग को पहला आघात पर पहुंचाया कि, यानी पुर्तगालियों ने भारतीय व्यापार और उद्योग को पहला आघात यह पहुंचाया कि उन्होंने, यानी कि भारत के व्यापार को उन्होंने कैसे आघात पहुंचाया, कैसे क्षति पहुंचाई। इस पर ऑप्शन आपको है, एक नंबर में है कि गुजरात और कालीकट को जहाज निर्माण और यहाँ तक कि समुद्र में चलने वाली नावों तक का निर्माण न करने के लिए बाध्य किया, एक ऑप्शन है। दूसरा है कि मालाबार समुद्र तट से एक बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह के मध्य होने वाले व्यापार और भारत से फारस की खाड़ी के मध्य व्यापार पर पुर्तगालियों ने एकाधिकार जमा लिया। सी में है उपर्युक्त ए और बी दोनों, और डी में है कि भारत के अश्व व्यापार में अरबों को निष्कासित करके भारतीय शासकों से आयातित घोड़े की मनमानी कीमतें वसूल की। यहाँ आप देखिए कि भारत में पुर्तगालियों के व्यापार के जो स्वरूप थे, तो पुर्तगालियों ने जब हिंद महासागर के ऊपर अपने वर्चस्व को स्थापित कर लिया, तो इसके बाद उन्होंने एक सिस्टम लाया जिसको कहते हैं हम कार्टेज व्यवस्था। ये जो कार्टेज व्यवस्था था, जस्ट लाइक इसको आप एक परमिट व्यवस्था कहिए, कि ये परमिट व्यवस्था थी कि अगर हिंद महासागर के रास्ते अगर आपको व्यापार करना है, तो जब तक पुर्तगालियों से आप परमिट को प्राप्त नहीं करेंगे, पुर्तगालियों से जब तक आप परमिट नहीं लेंगे, तब तक आप हिंद महासागर के भीतर प्रवेश भी नहीं कर सकते हैं। और इस पुर्तगालियों का प्रभाव इतना प्रखर था कि आपको यह मालूम होना चाहिए कि अकबर जैसे शक्तिशाली शासक को भी इनसे परमिट लेना पड़ता था। यद्यपि उनको यह परमिट निःशुल्क मिल जाती थी, उनको इसके बदले में कोई रकम नहीं देना होता था, लेकिन उनके प्रभाव का मूल्यांकन आप स्वतः कर सकते हैं कि अकबर जैसे महान शासक को भी उनसे परमिट लेना होता था। इसके बाद ही कोई मुगलिया व्यापारिक जहाज जो था वह हिंद महासागर में प्रविष्ट होता था। तो यह प्रश्न है कि किस तरह से उन्होंने भारत के वाणिज्य व्यापार को आघात पहुंचाया, उसके प्रारूप क्या थे, उसके कारण क्या थे। तो ये 4 नंबर का जो प्रश्न है, इसका आंसर है आपको सी, इसका आंसर होगा सी। फिर से हम इसको पढ़ते हैं कि पुर्तगालियों ने भारतीय व्यापार और उद्योग को पहला आघात यह पहुंचाया कि उन्होंने, इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी कि पहला होगा कि गुजरात और कालीकट को जहाज निर्माण और यहाँ तक कि समुद्र में चलने वाली नावों तक का निर्माण न करने के लिए बाध्य किया। और दूसरा कि मालाबार समुद्र तट से एक बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह के मध्य होने वाले व्यापार और भारत से फारस की खाड़ी के मध्य व्यापार पर पुर्तगालियों ने एकाधिकार की स्थापना कर लिया। तो ये दोनों जो ऑप्शन हैं, ये दोनों ऑप्शन इस प्रश्न को संतुष्ट करते हैं, अतः इसके उत्तर जो हैं, इसके उत्तर सी हैं। अब अगला देखिए कि अगला प्रश्न है कि 17वीं सदी के पूर्वार्ध में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के मध्य वाणिज्यिक प्रतिद्वंदिता के कारण त्रिकोणीय संघर्ष हुआ, इसमें कौन शामिल नहीं था। तो इसमें त्रिकोणीय आपको हम बताए हैं कि आप देखिएगा कि वो जो आपका जो वीडियो है, उस वीडियो के माध्यम से इस प्रश्न को आप हल करेंगे, आप उसमें सुनेंगे, हमने बताया है इस पॉइंट को कि 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के मध्य वाणिज्यिक प्रतिद्वंदिता के कारण त्रिकोणीय संघर्ष जो हुआ, इसमें इस त्रिकोणीय संघर्ष में कौन शामिल नहीं था। इसमें अंग्रेज शामिल थे, पुर्तगाली शामिल थे, डच शामिल थे, अंडरस्टूड है इसमें फ्रांसीसी शामिल नहीं थे।
तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांसीसी, जो बी ऑप्शन में है। तो इसमें फ्रांसीसी शामिल नहीं थे। अब एक देखिए प्रश्न अगला है कि पूर्वी जगत में वाणिज्यिक लाभ के लिए स्पर्धा में शामिल होने वाला, बहुत अच्छा प्रश्न है ये, कि पूर्वी जगत में वाणिज्यिक लाभ के लिए स्पर्धा में शामिल होने वाला अंतिम यूरोपीय जाति कौन थी? फ्रांसीसी, अंग्रेज, डच, डेनिश। तो इसमें सबसे अंत में जो आए वो कौन आए? तो आए फ्रांसीसी आए। इनके आगमन का जो क्रम है, इनके आगमन का क्रम है, सबसे पहले आपको पुर्तगाली आए, इसके बाद डच आए, डच के बाद अंग्रेज आए, अंग्रेज के बाद डच और अंग्रेज लगभग पैरेलल आए, यानी कि, लेकिन फिर भी उसमें डच को आप पहले रखें, अंग्रेज को बाद में रखें। डच आए, अंग्रेज आए, और इसके बाद कौन आए? डेनिश आए, और डेनिश के बाद कौन आए? तो फ्रांसीसी आए। इसका आंसर हो जाएगा आपका फ्रांसीसी। फिर देखिए कि अगला प्रश्न है कि वास्को डी गामा ने भारत के लिए एक नया मार्ग खोजा और यह 1498 ईस्वी में इस मार्ग से कहाँ पहुँचा? तो वो कहाँ पहुँचे थे? तो वो कालीकट पहुँचे थे। इसमें ऑप्शन दिया है पुलिकट, कारिकाल, गोवा और कालीकट। तो इसका आंसर हो जाएगा कालीकट। भारत में अगला क्वेश्चन है कि भारत में पुर्तगालियों का वाणिज्यिक लक्ष्य क्या था? बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत अच्छे प्रश्न है ये, कि भारत में पुर्तगालियों का वाणिज्यिक लक्ष्य क्या था? एक नंबर, काली मिर्च एवं अन्य महंगे मसालों के व्यापार पर एकाधिकार की स्थापना करना। बी ऑप्शन में है कि कपड़े एवं मसालों के व्यापार पर एकाधिकार करना। सी ऑप्शन में है पश्चिम तटीय प्रदेशों पर अधिकार जमाना। और डी में है कि भारत के सामुद्रिक व्यापार से अरबों और ईरानियों को निष्कासित करना। तो ये 12 नंबर का जो प्रश्न है, इस 12 नंबर के प्रश्न का जो आंसर होगा वो ए होगा। तो ए जो इसका है कि फिर से आप देखिए, इसका हो जाएगा कि काली मिर्च एवं अन्य महंगे मसालों के व्यापार पर एकाधिकार की स्थापना करना। यही जो था भारत में पुर्तगालियों के वाणिज्यिक, मन कि इनका पुर्तगालियों का सबसे अहम, सबसे महत्वपूर्ण जो था वो वाणिज्यिक लक्ष्य था। फिर देखिए कि पुर्तगालियों की कंपनी कहलाती थी एस्तादो द इंडिया। क्या कहलाती थी? कभी कभी ये प्रश्न पूछे भी जाते हैं कि एस्तादो द इंडिया किसकी कंपनी थी? तो आप याद रखिएगा कि एस्तादो द इंडिया जो कंपनी थी वह किसकी थी? तो पुर्तगालियों की थी। तो इसी पर प्रश्न है कि पुर्तगालियों की कंपनी एस्तादो द इंडिया को पूर्णतया एक लुटेरे एवं परजीवियों का राज्य कहा गया। फिर से सुनिए इसको, कि पुर्तगालियों की कंपनी एस्तादो द इंडिया को पूर्णतः एक लुटेरा एवं परजीवियों का राज्य कहा गया क्योंकि इसने भारत के विदेश व्यापार पर पूर्ण एकाधिकार की स्थापना कर लिया। बी नंबर में है, यह निहत्थे एशियाई जहाज़ों को निर्ममतापूर्ण लूट कर संपन्न बना। और तीसरा इसमें है कि इसने सामुद्रिक डकैती और लूटपाट को वाणिज्य से कहीं अधिक महत्व प्रदान किया। और डी है उपरोक्त सभी। तो अगर आप इसके ऑप्शन को देखेंगे तो इसका ऑप्शन जो है, इसका ऑप्शन आएगा आपको डी। ये सभी जो फैक्टर्स हैं इसी के कारण इनको क्या कहा गया? इनको लुटेरा और परजीवी राज्य कहा गया। नंबर 1, इसने भारत के विदेश व्यापार पर पूर्ण एकाधिकार की स्थापना कर लिया। चलिए फिर आ जाइए बी में, कि यह निहत्थे एशियाई जहाज़ों को निर्ममतापूर्ण लूट कर संपन्न बना। ये भी काम इन्होंने किया। और सी नंबर में है कि इसने सामुद्रिक डकैती और लूट मार को वाणिज्य से कहीं अधिक महत्व प्रदान किया, यानी कि ऐसा भी पुर्तगालियों ने किया। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। अब है कि सन 501 में वास्को डी गामा ने अपने द्वितीय भारतीय अभियान के दौरान कहाँ पर अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की? कालीकट, कोचीन, केल्लानौर और गोवा। तो इसका आंसर होगा, कोचीन नहीं होगा, केल्लानौर होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा केल्लानौर, इसका आंसर होगा। फिर अगला नंबर का क्वेश्चन देखिए कि भारत में पुर्तगाली प्रभुत्व और राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है?
तो भारत में पुर्तगाली प्रभुत्व और राज्य का वास्तविक संस्थापक जो है, हमने लेक्चर में भी बताए हैं कि वो किसको माना जाता है, तो अल्बुकर्क को माना जाता है। फिर अगला देखिए कि अल्बुकर्क ने निम्नलिखित में से किस दक्कनी सल्तनत से गोवा विजित किया था? तो अंडरस्टूड है कि उन्होंने बीजापुर के शासक से 1510 ईस्वी में गोवा छीना था। फिर अगला प्रश्न है कि पुर्तगालियों ने भारत में कई बस्तियां स्थापित की, निम्नलिखित में से किस बस्ती की पुर्तगालियों ने स्थापना नहीं की? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका आंसर देखिए। ये प्रश्न ऐसे प्रश्न प्रायः पूछे जाते हैं। तो इस प्रश्न को देखिए कि पुर्तगालियों ने भारत में कई बस्तियां स्थापित की, निम्नलिखित में से किस बस्ती की पुर्तगालियों ने स्थापना नहीं की? इसमें है आपको सालसत्ती, वसीन, मसूलीपत्तनम और बम्बई। इसका आंसर होगा मसूलीपत्तनम। इसको याद रखिएगा, बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मसूलीपत्तनम में पुर्तगालियों की फैक्ट्री नहीं थी और उसके ऊपर पुर्तगालियों के प्रभाव नहीं थे। फिर है कि पुर्तगालियों के साथ व्यापार के कारण भारत को निम्नलिखित में से कौन सा लाभ नहीं हुआ? कि पुर्तगालियों के साथ व्यापार के कारण भारत को निम्नलिखित में से कौन सा लाभ नहीं हुआ? यहाँ एक बात और जानिए आप कि मोटे तौर पर 1757 ईस्वी से पहले जो व्यापार के जो प्रारूप थे, खास करके यूरोपीय और भारतीय व्यापार के जो प्रारूप थे, आप उसमें देखिएगा कि 1757 ईस्वी तक दबे कुचले स्थिति में भी कहीं न कहीं भारत जो थी व्यापार में लाभ की स्थिति में रही। और 1757 ईस्वी के बाद भारत की अवनति प्रारंभ हुई। लेकिन 1757 ईस्वी यानी कि पलासी के युद्ध के पहले तक कहीं न कहीं भारत जो था, या भारत की जो समृद्धि थी, या भारत के व्यापार वाणिज्य की जो संरचना थी, एक मजबूत जो संरचना थी, वो इस यूरोपियों से प्रतिस्पर्धा करती रही। लेकिन फिर 1757 के बाद वह इन यूरोपियों से प्रतिस्पर्धा करने में पीछे हो गई और फिर भारत गुलामी की दास्ता की ओर बढ़ गई। तो यहाँ प्रश्न है कि पुर्तगालियों के साथ व्यापार के कारण भारत को निम्नलिखित में से कौन सा लाभ नहीं हुआ? पहला है कि भारतीय माल के निर्यात में काफ़ी बढ़ोतरी हुई। दूसरा है पश्चिमी यूरोप में पहले की अपेक्षा कहीं अधिक काले मिर्च का निर्यात किया गया। तीसरा है पश्चिम अफ्रीका एवं ब्राज़ील में भारतीय सूती माल के लिए नए बाजार उन्मुक्त हुए। और डी ऑप्शन में है कि भारत के विदेश व्यापार पर विशेष रूप से घोड़े के आयात पर अरबों का एकाधिकार पूरी तरह से छिन्न भिन्न हो गया। जब आप इसके आंसर को अगर देखिएगा